नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। अब यहां से पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जहां पे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा करते 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 हम पूरे सिलेबस को कर डालेंगे। सबसे पहली चीज देखो, 2-3 कंडीशन है। पहली चीज सुन लो। पहली कंडीशन तो ये है, सबको सिलेबस ध्यान में रखना है। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अनुसार चलना है। दूसरी चीज ये, जीरो चैप्टर जरूर देखना। आप कहोगे भैया जीरो चैप्टर क्या, तो मैं बता दूं, जीरो चैप्टर इट मीन्स पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसको कहते हैं जीरो चैप्टर। आप जाइए जीरो चैप्टर भी देख लीजिए। थर्ड चीज, अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, शीत युद्ध का जो दौर है वो चैप्टर नहीं आ रहा है। आप कहोगे भैया फिर क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका बेस मजबूत हो पाए। बेस मतलब क्या, आप दूसरा चैप्टर डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी। पहला चैप्टर ज्यादा नहीं, हद से हद 30 मिनट की टोटल वीडियो बनेगी। आप उसको प्यार से देखोगे, अच्छे से देखोगे, रिपीटेबल देखोगे, बेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप दूसरा तीसरा करते करते देख लोगे। मैं गारंटी लेता हूं, अगर कोई बच्चा 2 बार वीडियो देख ले, चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लेगा। चीज इस तरीके से समझाई जाएंगी। नहीं मानते हो तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध का दौर। दौर का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। जैसे आपने कभी सुना होगा, वो भी एक दौर था। दौर का मतलब क्या होता है? समय। शीत युद्ध का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। अब कोल्ड यानी कि शीत। कई बार ऐसा होता है, जैसे ठंड में हम कह देते हैं शीत गिर रहा है ना, यानी कि ओले पड़ रहे हैं, ओस पड़ रहे हैं, इस तरीके की चीजें हम बोलते हैं। शीत का मतलब होता है कोल्ड, वॉर का मतलब होता है युद्ध, यानी कि शीत युद्ध। आप कहोगे भैया ये शीत युद्ध होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, वो लड़ाई जो ठंडे दिमाग से लड़ी जाती है उसे शीत युद्ध कहते हैं। अब डेफिनेशन में क्या यही लिखोगे? नहीं नहीं नहीं, ये डेफिनेशन में नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है। लिखोगे कैसे? जैसे आपने देखा, 2 ऐसे ग्रुप हैं जो लड़ने के लिए बिल्कुल आतुर हैं कि अब मार दूंगा, अब मार दूंगा, लेकिन कुछ इनके बीच ऐसी बातें हो जाती हैं कि युद्ध नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है, बल्कि आपस में मनमुटाव, मतभेद, है ना, तनाव ये बना रहता है। इसे कहते हैं शीत युद्ध। यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई नहीं होती है, युद्ध की संभावना पूरी बनी रहती है कि युद्ध हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। समझ में आ रही चीजें? तो यही है, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। और ऐसी स्थिति देखने को मिली थी अमेरिका और सोवियत संघ में। देखिए वर्ल्ड मैप है, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा अमेरिका है अमेरिका का पूरा ग्रुप है जहाँ पे पूंजीवाद था। और ये पूरा का पूरा ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा साम्यवाद है, यानी कि सोवियत संघ है। और इन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था, ठीक है। ऐसी स्थिति देखने को मिली थी 1945 से लेकर 1990 के बीच में। कई जगह पे 90 है, कई जगह पे 91 है, तो आप जो भी है लिख लेना, ठीक है। मतलब क्या है कि कई जगह पे 91 आया रहेगा तो 91 पे टिक कर देना, 90 आएगा तो 90 पे कर देना। वैसे 90 से विघटन स्टार्ट हुआ था और 91 में पूरी तरीके से हो गया था। तो चाहे आप 90 भी लिख सकते हो, 91 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से आप समझ लो दिसंबर जनवरी वाला सीन है, ठीक है, इस तरीके से। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध देखने को मिला था। ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो शीत युद्ध था, जो हम पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई लड़ाई की संभावना बनी हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ये क्यों बनी हुई थी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो सोवियत संघ जो आप पढ़ रहे हो, सोवियत संघ एक तरीके से समझ लो रूस, क्या रूस समझ लो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, कई क्या बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोवियत संघ न्यूज सुन रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, आप यही बस दिमाग में रखना कि रूस का पहला नाम था सोवियत संघ, ये बस दिमाग में रखे रहना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि आखिर ये जो युद्ध वाली जो चीजें है ना, ये स्टार्ट क्यों हुई। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, चीजों को समझिएगा। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले विश्व युद्ध से हमें कोई लेना देना नहीं है, बात है हमारी दूसरे विश्व युद्ध से। दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था तो वो दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था। कौन कौन से? एक का नाम है मित्र राष्ट्र तथा दूसरे का नाम है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र वो देश थे जिसमें अमेरिका शामिल था, सोवियत संघ शामिल था, ब्रिटेन शामिल था और फ्रांस शामिल था, ठीक है। इसीलिए लिखा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, ठीक है। साथ ही साथ बात करें धुरी राष्ट्रों की तो यहाँ पे जर्मनी था, जापान था, इटली था। ये चीजें याद कर लो, क्योंकि आगे चल के ग्रेजुएशन में भी जब एडमिशन आप लोगे ना, सीयूटी की जब तैयारी आप करोगे ना, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब होता क्या है, अब ये मित्र राष्ट्र अलग थे, धुरी राष्ट्र अलग थे, ये इनके विरुद्ध थे। आगे चल के क्या होता है, दोनों में लड़ाई होती है। जर्मनी और जो इटली था, इन्होंने हार स्वीकार कर लिया, लेकिन जापान ने हार नहीं स्वीकार किया। और हार तो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन एट द एंड जब उसने देखा कि कोई देश नहीं है जो हमारा सपोर्ट कर पाए, इस वजह से लास्ट में वो भी हार मानने ही वाला था। तब तक अमेरिका इस चीज का फायदा उठाकर हमला कर देता है। किसके ऊपर? जापान के ऊपर हमला कर देता है। अब जापान पे जब हमला कर दिया, अब यहाँ पे दो रीजन निकलते हैं। पहला चीज तो ये कि जब जापान खुद सरेंडर करने वाला था तो अमेरिका को क्या जरूरत थी मारने की, मतलब बम छोड़ने की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, परमाणु बम छोड़ दिया 1945 में। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम छोड़ दिया। कहाँ पे? जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो ये देखिए, इस तरीके से परमाणु विस्फोट होता है और शहरों को पूरा तबाह कर देता है। तो इस तरीके की चीजें हुई थी, ठीक है। तो अमेरिका पर हमला कर दिया जापान ने, अमेरिका ने हमला कर दिया जापान पर, ठीक है। कब किया? अगस्त में, 6 अगस्त 9 अगस्त को 1945 में दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है आगे चल के, इस बमों का क्या नाम था, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन, ठीक है। आगे, बमों की क्षमता कितनी थी? 15 से 21 टन के आसपास थी, और जिसने बहुत तेजी से तबाही मचा दी। और इसका असर आज भी देखने को मिलता है इन शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब होता क्या है, आगे चल के जब अमेरिका से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों किया, मतलब अब जो हार मानने वाला था तो आपने क्यों किया, तो उसने ये कहा कि इसलिए मैंने आक्रमण कर दिया, इसलिए मैंने परमाणु बम छोड़ दिया, ताकि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, ये और लंबा ना खींचे। और लंबा खींचेगा तो जान मान की हानि होगी, इस वजह से और लंबा ना खींचे, इस वजह से मैंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अमेरिका का मेन मंसूबा ये था कि वो अपने टीम को दिखाना चाहता था, मित्र राष्ट्र को दिखाना चाहता था कि ये जो युद्ध जीता गया ये उसकी वजह से जीता गया। अब यही बात जो सोवियत संघ था उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब आप किसी ग्रुप में लड़ाई करते हो तो जितना इसका हाथ होता है उतना इसका भी हाथ होता है, क्योंकि लड़ तो सारे रहे ना। लेकिन यहाँ पे अमेरिका अपने आप को दिखाना ज्यादा चाहता था कि सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ, और यही कहीं ना कहीं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच थोड़ी सी अनबन के कारण बने। अब आगे क्या होता है, शीत युद्ध का कारण समझते हैं। तो देखिए, दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई तो उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, मतलब हथियारों को लेकर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे यही घटना क्या होता है, शीत युद्ध का कारण बनता है। पहला क्या लिखा है, आपसी प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन। अमेरिका सोवियत संघ को पीछे करना चाहता था, सोवियत संघ अमेरिका को पीछे करना चाहता था, ठीक है। सोवियत संघ जो बना था 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, यानी कि 15 राज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। आगे हथियारों का जो होड़ था यानी कि प्रोडक्शन था, ये दोनों में स्टार्ट था। कभी ये ज्यादा हथियार बनाता था, कभी वो ज्यादा हथियार बनाता था। आगे शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई। अब देखिए, जब लड़ाई होती है तो हर एक चीज की होती है, चाहे वो विचारधारा हो, चाहे जनसंख्या का हो, किसी भी चीज में, ठीक है। सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। तो देखिए, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई कैसे हुई। शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दोनों महाशक्तियां विचारधारा अलग अलग, यानी कि दोनों महाशक्तियां जो थी, दोनों की विचारधाराएं क्या थी, अलग अलग थी। यहाँ पे देखिए, अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवाद, और सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद, सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद, ठीक है। तो ये दोनों की विचारधाराएं थी, तो कहीं ना कहीं विचारधाराओं का भी नहीं मिलना शीत युद्ध का एक कारण था। तो आप ही एक कारण में ये भी लिख सकते हो कि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, और कहीं ना कहीं ये भी शीत युद्ध का कारण बनती है।
अमेरिका ऐसा मानता था कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत क्या है, पूंजीवाद। और सेम सोवियत संघ भी यही मानता था कि जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है वह साम्यवाद, और यही कहीं ना कहीं आगे चल के शीत युद्ध का कारण बन जाती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर जिस बच्चों को नोट्स चाहिए तो ये 7011912793 पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि www.vikasstudypoint.com पे जाकर भी वहाँ से नोट्स मिल सकता है। अदरवाइज आपको इजीली मिलेगा, 7011912793 पे मैसेज करोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, सब का सब आपको विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे एड फ्री, यानी कि एड वैड नहीं चलेगा। ठीक है, आप बेहतरीन ढंग से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज, प्लेलिस्ट का कोई झंझट नहीं। हर एक चैप्टर को आप सीरियल वाइज में देखेंगे, सीरियल वाइज में सारे चीज़ को, डाउट्स हर एक चीज़ को क्लियर किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब समझते हैं पूंजीवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो पूंजीवाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज में सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है, कम होता है। यानी कि देखा जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें जनता का होता है, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो निजी संपत्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि लोग अपनी पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें कम हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, यानी कि आप सीधा बात बोलेंगे कि जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। ठीक है, जैसा आज इंडिया में आप देखते हो, जो जितना मेहनत करता है उतना ही आगे जाता है। आगे व्यापार को अधिक महत्व दिया जाएगा, निजी व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ पूंजीवाद में आता है। आगे बात करते हैं साम्यवाद विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज की सारी व्यवस्था किसके हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। और इस व्यवस्था में निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। किसका, निजी संपत्ति का। निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट चीजें आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो डॉलर का सिंबल है ये है पूंजीवाद का, और जो ये बना हुआ है ये है साम्यवाद का। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अंतरों की। ठीक है, ऊपर भी अंतर हम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिवाइड करके चीज़ों को समझा देता हूँ। पूंजीवाद मॉडल को उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल कहते हैं, साम्यवादी मॉडल को समाजवाद मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अंतर होता है, हालांकि साम्यवाद और समाजवाद में अंतर होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, चीज़ों को आगे चल के क्लियर हो जाएगा जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, निजी संपत्ति के आधार पर बल दिया जाता है। पूंजीवाद में यहाँ पे निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। भूमि, फैक्ट्री, संचार, परिवहन, परिवहन नहीं है, परिवहन है। ठीक है, परिवहन, बैंक पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। और यहाँ पे भूमि, फैक्ट्री, रेलवे, बैंक, ये सब किसके हाथ में होता है, राज्यों के हाथों में होता है। आगे व्यापार को अधिक महत्व दिया जाता है, कहाँ पे, पूंजीवाद में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पे सरकारी योजनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे यहाँ पे खुली प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कंपटीशन खुला होता है। ठीक है, यानी कि कोई किसी से भी कंपटीशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मुक्त बाजार, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, सब गवर्नमेंट का ही होता है। तो इस वजह से आगे अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर जो देश हैं ये है पूंजीवाद में शामिल। और आगे बात करते हैं साम्यवाद में, रूस, पोलैंड, चीन, क्यूबा, ऐसे जो देश है ये है साम्यवाद में शामिल। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है पूंजीवाद और साम्यवाद में। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे समझते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शॉर्टकट में जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा है क्यूबा, यानी कि रेड कलर से ये जो बना है ना, इसको कहते हैं क्यूबा। और जैसा कि पहले इमेज मैंने आपको दिखाया है, पूरा का पूरा क्या है, अमेरिका। ठीक है, ये क्या है, ये रूस, यानी कि सोवियत संघ आप बोल लो। यहाँ पे क्या है, पूंजीवाद है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साम्यवाद है। अब होता क्या है कि जब शीत युद्ध बिल्कुल चरम सीमा पे थे, चरम सीमा मतलब 1961 से लेकर 1962 की बात है। ठीक है, 1961 से लेकर 1962 की बात है, यानी कि एक तरीके से मोटा मोटी आप बोलो तो 1960 के दशक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 1960 के दशक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अब साम्यवाद ये है और पूंजीवाद ये है। और जो क्यूबा है, क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यहाँ पर भी कौन सी व्यवस्था थी, साम्यवाद व्यवस्था थी। लेकिन जब शीत युद्ध अपने चरम पे था तो सोवियत संघ को ये डर था कि कहीं ये क्यूबा अमेरिका के बगल में है, कहीं अमेरिका इस पे आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ना ले ले, ये इसको डर था। तो इस डर को मिटाने के लिए होता गया है, इस डर को मिटाने के लिए जो साम्यवाद था, साम्यवाद ने क्या किया, यानी कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने इसको क्यूबा को
सैनिक अड्डा बनाना चाह रहा था कि सैनिक अड्डा अगर ये बन जाएगा तो अमेरिका चाहकर भी आक्रमण नहीं करेगा। तो इसलिए इसने क्या किया, खूब नाव लिया, नाव में खूब हथियार डाल दिया, मिसाइल वगैरह लोड कर दिया और 2-3 नाव से यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अब ये धीरे धीरे नाव बढ़ती चली गई और क्यूबा के जब निकट आती है और ये जब बात अमेरिका को पता लगती है कि भाई ये जो सोवियत संघ ने क्या किया, जंगी बेड़े वो लगा के मिसाइल वगैरह रख के भेज दिया है ताकि क्यूबा को सैनिक अड्डा बना दे। जब ये बात अमेरिका को पता लगी तो अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने कहा कि ये तो बगल में आ जाएगा मेरे, तब तो और खतरा बढ़ जाएगा मेरे लिए। तो अमेरिका ने भी क्या किया, अमेरिका भी अपना जो नाव वगैरह था उसने तैयार किया और तैयार करके भेजना शुरू कर दिया। और जब ये एक दूसरे के सामने आना शुरू हुए तो दुनिया को लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। सब डर गए कि भाई तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो इन दोनों का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ अन्य जो छोटे छोटे देश हैं सबका नुकसान होने लगेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, अब जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। यानी कि अब लोगों को डर लगने लगा कि ये तो मिसाइलों का अब युद्ध हो जाएगा और कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ऐसा संकट उत्पन्न हो गया था और इस संकट जो उत्पन्न हो गया था इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। लेकिन दोनों देशों ने, देखो युद्ध की संभावना बन गई लेकिन युद्ध नहीं हुआ, दोनों देश आपस में पीछे चले गए, ये पीछे चला आया और ये पीछे चला गया। यानी कि सोवियत संघ ने अपने जंगी बेड़े को वापस बुला लिया और जो अमेरिका था इसने भी अपने जंगी बेड़े को वापस बुला लिया। तो युद्ध की स्थिति बनती है लेकिन युद्ध नहीं होता है। इसी को कहते हैं शीत युद्ध का चरम बिंदु। ठीक है, चरम बिंदु इसी को बोला जाता है और क्यूबा मिसाइल संकट इसी को बोला जाता है। अब ये जो बातें मैंने बताई है सारी की सारी चीज इसमें लिखी हुई है। अब मैं पढ़ते जाता हूँ, चीजों को समझते जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यूबा अमेरिका के टच से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, द्वीपीय देश है। क्यूबा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है, यानी कि यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा चलती है। 1960 के दशक में जब शीत युद्ध पूरे जोरों पर था तो सोवियत संघ को इस बात की आशंका थी कि कहीं अमेरिका है जो क्यूबा पे आक्रमण करके अपने में ना मिला ले। यद्यपि सोवियत संघ क्यूबा को हर तरह की सहायता देता था। यानी कि अगर देखा जाए तो जो साम्यवादी व्यवस्था थी यानी कि सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को हर प्रकार से सहायता देता, लेकिन फिर भी उसको डर था कि कहीं ऐसी चीजें ना हो, इसी वजह से वो असंतुष्ट था। और आगे चल के क्या होता है, 1962 में जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाने का सोच लिया और वहां पे परमाणु मिसाइलें लगाने की सोच ली। आगे चल के क्या होता है, जब ये बात अमेरिका को पता लगता है तो अमेरिका को ये लगता है कि भाई अब तो हम पहली बार ऐसा होगा कि जब परमाणु बम के हम दायरे में आ जाएंगे। अब इस चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने भी क्या किया, अपने जंगी बेड़े को भेज दिया। तो ये लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने अमेरिका लड़ाकू बेड़ों को सोवियत लड़ाकू बेड़ों को रोकने का आदेश दे दिया। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना पैदा हो जाता है और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध न करने का, ठीक है, न करने का निर्णय किया और सोवियत संघ ने अपने जहाजों की गति धीमी कर ली और उसको वापस बुला लिया। ऐसे ही अमेरिका ने भी वापस बुला लिया। तो ये जो चीज बनी थी इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। अब थोड़ी सी चीज देते हैं, अमेरिका ने सोवियत संघ को पीछे करने के लिए ये नाटो सीटो सेंटो बनाया। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि कौन कौन से गठबंधन हुए और नाटो बहुत ही एक तरीके से समझ लो कि बहुत ही अच्छा गठबंधन था। तो नाटो सीटो सेंटो अमेरिका ने बनाया और सोवियत संघ ने भी अमेरिका को पीछे करने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया था। तो देखिए नाटो, अब यहाँ पे 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, जब भी कोई भी संगठन बनता है तो उसका सबसे पहले फुल फॉर्म याद करना होता है। दूसरा चीज वो बनना कब है ये याद करना होता है। तीसरा चीज उसका उद्देश्य याद करना होता है और चौथा चीज कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये चीज याद करना होता है। तो 4 चीज इंपॉर्टेंट है, नाम, फुल फॉर्म उसका, साथ ही साथ कब स्थापना हुई, कौन कौन से देश उसमें शामिल है और सबसे लास्ट वाला उद्देश्य उसका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। नाटो विश्व का एक महत्वपूर्ण सैनिक संगठन है जिसका गठन हुआ था 1949 में इसका गठन हुआ था। ठीक है,
आगे इसमें कितने देश शामिल हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी जैसे देश इसमें शामिल है। उद्देश्य की बात करें तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो तीन है ना, इन तीनों का एक ही उद्देश्य है। क्या है? सोवियत संघ को रोकना, यानी कि सोवियत संघ की जो विचारधारा है साम्यवाद, उसको रोकना। और साथ ही साथ जो सोवियत संघ ने बना रखा था, क्या, वार्सा पैक्ट, इसका उद्देश्य क्या है कि ये इनको रोकेगा, अमेरिका को रोकेगा, पूंजीवाद को रोकेगा, यही एक दूसरे का उद्देश्य था। आगे समझते हैं, यहाँ पे उद्देश्य समझ लें। उद्देश्य देखिए, चाहे नाटो का लिख लीजिए सेम, उसका भी उद्देश्य सेम ही होगा, सीटो का लिखे सेम ही होगा, सेंटो का लिखो सेम ही होगा। यानी कि मोस्टली देखा जाए तो सभी संगठनों का उद्देश्य सेम ही होता है। तो देखिए क्या लिखा है, नाटो संगठन के सदस्य देश संकट की स्थिति में एक दूसरे को आर्थिक मदद देंगे, यानी कि कभी भी ऐसी जरूरत हुई पैसे की तो आपस में लेन देन कर लेंगे। आगे, एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और सभी देश उसका मिलजुल कर क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। आगे, नाटो के सदस्य देश के परस्पर आपसी विवादों को बातचीत से हल किया जाएगा, यानी कि अगर कभी ऐसी संभावना बन जाती है कि आपस में युद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? बातचीत के द्वारा हल किया जाता है। आगे, प्रत्येक देश अपनी सैनिक शक्ति को क्या करेगा? संगठित करेगा, अपनी सैनिक शक्ति को बनाए रखेगा, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा। आगे, सीटो क्या है? यही है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सम्मिलित देश कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। ठीक है, साथ ही साथ उद्देश्य की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकना, ये उसका उद्देश्य है। और समाप्ति कब हुई थी? 1977 में इस चीज की समाप्ति हो गई थी। इन चीजों को याद करके रखिए। सेम सेंटो की बात किया जाए तो सेंट्रल ट्रीटी यानी कि सेंट्रल संधि संगठन, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका वो है। आगे, स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सम्मिलित जो देश है अमेरिका, इंग्लैंड, इराक, पाकिस्तान, ये जैसे देश है जो कि इसमें शामिल है। आगे, उद्देश्य सोवियत संघ का जो विरोध करना इसका उद्देश्य था। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया अमेरिका ने जितने गठबंधन बनाए सबका एक ही उद्देश्य था, सोवियत संघ को रोकना, साम्यवादियों को रोकना। और उसने जितने बनाए उसका उद्देश्य था अमेरिका को रोकना, यानी कि पूंजीवाद को रोकना। आगे, यानी कि अब यहाँ पे देखिए जो सेंटो है, सेंटो का पहले नाम कुछ और था। क्या नाम था? बगदाद समझौते के नाम से जाना जाता था। आरंभ में बगदाद समझौते के रूप में ये सामने आया था, जो कि तुर्की और ईरान के बीच में हुआ था। लेकिन आगे चल के 1959 में इसका जो नाम है ये चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, इराक से जब इसकी संधि हो जाती है तो इसका नाम चेंज करके इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम सेंटो रख दिया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं नाटो, सीटो, सेंटो तो हमने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं वार्सा पैक्ट के बारे में, यानी कि सोवियत संघ ने जो वार्सा पैक्ट लाया उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, वार्सा पैक्ट को वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सम्मिलित जो देश हैं वो कौन कौन से देश शामिल हैं? यानी कि सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे देश जो देश हैं वो साम्यवादियों में शामिल हैं। उद्देश्य की मैं बात करूं तो पूंजीवाद को रोकना, और इसकी समाप्ति 1991 में हो गई थी क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो जैसा कि आप समझ सकते हो, नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका ने बनाया और जो सोवियत संघ था उसने साम्यवाद को बनाया। और इस तरीके से सारी चीजें आपके सामने रखी गई हैं। तो चीजों को बहुत ही ढंग से समझिएगा, है ना। एक बार जो चीज नहीं समझ आती है बार बार उसको देखिए, तब तक देखिए जब तक वो याद नहीं हो जाता। ठीक है, आप चीजों से हार मान जाएंगे तो वो आप पे हावी हो जाएगा। और देखिए, अगर अच्छे नंबर लाने हैं ना तो आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, वो दौर गया जब जिस टाइम पे 85-90 लाने वाले बहुत खुश होते थे कि हाँ मेरे 85 आ गए, 90 आ गए, वो दौर चला गया। अब तो ये मान लीजिए इतनी सुविधाएं आपके पास है, फोन है, मतलब हर एक चीज है आपके पास, सारी सुविधाएं हैं आपके पास, और इसके बावजूद भी आप 95 क्रॉस नहीं कर रहे हो ना, तो क्या ही मैं बोलूं। आज जो शहरों में जो रह रहे बच्चे हैं वो ट्यूशन लेते हैं, सब चीज लेते हैं, और इसके लेने के बावजूद जब 70, 75, 80 लाते हैं ना तो पेरेंट्स को भी दुख होता है, सभी को दुख होता है, टीचर्स को भी दुख होता है कि जिस बच्चे पे मैंने इतना एफर्ट्स लगाया, इतना पढ़ाया और वो इतना नंबर लेके आया, तो क्या ही फायदा है। तो कम से कम मोटिवेशन को हाई रखिए, चीजों को गाइड हम करेंगे, और 95 क्रॉस कीजिए। 95 क्रॉस नहीं करेंगे तो कुछ मजा नहीं है। देखो, करना कुछ नहीं है, आपको मिलता है 1 साल, पढ़नी होती है बुक्स इतनी, ठीक है, इसी को इतना रट लो, इतना रट लो, इतना पढ़ लो, चीजों को इतना डीप में घुस जाओ कि कुछ छूटे ही ना। नंबर क्यों नहीं आएगा हर कोई,
टीचर्स तो नंबर देने के लिए बैठे होते हैं, बस आप लेने के लिए तो तैयार बनो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। और साथ ही साथ आपको नोट्स लेना है तो जैसा कि मैंने बताया 7011912793 पे मैसेज कीजिए। और बाकी वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।